वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर द मंथ ऑफ मे, दैट इज फ्रॉम 1st of May to 10th of May. Moving on to the first news, that is Tamil Nadu emerged as the India's top marine fish producing state in 2025. तो ये रैंकिंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे मैरीन प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कौन है, मिल्क प्रोडक्शन में कौन है, शुगर केन की प्रोडक्शन में कौन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो तमिलनाडु जो है वो मैरीन फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी कि सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन कहाँ पर हो रहा है वो तमिलनाडु में है। उसने रिप्लेस किया है किसको? गुजरात को रिप्लेस किया है, बिकॉज गुजरात में क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ इस तरीके से थी जो कि हार्म कर रही थी फिश को, प्लस वहाँ पर जो है बैन लगाया गया था फिशिंग के ऊपर, तो दैट्स वाई गुजरात अब सेकेंड नंबर पे आ गया। तमिलनाडु में क्योंकि रिजर्वॉयर्स ज़्यादा हैं, मैकेनाइजेशन हो चुका है, फिशर के वेलफेयर के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स लाई गई हैं, तो ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, फिशिंग में एंगेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। अब देखो ये थोड़ा सा आपको याद रखने के लिए सोचना पड़ेगा कि जितने भी कोस्टल एरियाज हैं ऑब्वियसली वहीं पे होगा, तो हमारा सबसे पहले हो गया तमिलनाडु, देन गुजरात एंड थर्ड केरला। 3 तक याद रख लीजिए, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद वी हैव, अच्छा ये डाटा किसका है? ICAR CMFRI, दैट इज CMFRI क्या है? सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये डाटा रिलीज किया है। ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस आपको रैंकिंग याद रखनी है। देन आफ्टर दैट वी हैव जॉर्डन कंट्री जो है उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया ISA, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट इज CDRI, दैट इज कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्लोबल फ्यूल अलायंस। ठीक है, इन 3 जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनको ज्वाइन किया है। तो अब हम एक एक करके जान लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके बारे में तो हम कई बार बात कर चुके हैं कि जितनी भी हमारी सनशाइन कंट्रीज, आपको पता है ये इक्वेटर है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो यहाँ पर आपको पता है सन रेज सबसे ज़्यादा होती है। तो जितनी भी यहाँ पे कंट्रीज हैं वो जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उनकी कंट्री में, उसको यूज़ करें एंड उसको हम यूज़ करके क्या है अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करें, और जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उन पे अपनी रिडक्शन जो है, उन पे जो अपना रिलायंस है वो कम करें। ठीक है, अब ये एस्टैब्लिश हुआ 2015 में। ठीक है, आप हम सबको पता है इंडिया एंड फ्रांस ने जो है इसको लॉन्च किया था, उनका इनिशिएटिव है एट COP21 इन पेरिस। ठीक है, 2015 में हुआ था, मैंने बता दिया। इनका मेन एम क्या है? सोलर एनर्जी को एक्सेलरेट करना। ठीक है, और हमारी जो कैपेसिटी है उसको 1000 गीगावाट तक पहुंचाना यूजिंग द सोलर एनर्जी। अब इसमें टोटल मेंबर्स की बात करें तो ओवर 120 मेंबर्स हैं जो कि सिग्नेटरी हैं, और जिन्होंने रेक्टिफाई करना मतलब लागू कर दिया, और साइन जिन्होंने किया वो 120 कंट्रीज है। तो जो लास्ट रिसेंट कंट्री है वो बनी है 107, ये वाली रेक्टिफाई जिन्होंने किया है 107, दैट इज मोल्डोवा। ये भी पता होना चाहिए, पूछते हैं कि लास्ट आपका जो मेंबर कंट्री था वो कौन सा था, तो 107 पे मोल्डोवा है, जो कि जिसने 4 अगस्त 2025 में ज्वाइन किया, रेक्टिफाई किया था, नॉट ज्वाइन किया था, रेक्टिफाई किया था। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो गुरुग्राम में है, और ये ओनली और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर हमारे इंडिया में है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कोलिशन का क्या मतलब है? एक ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो कि एक साथ इकट्ठी होती है टू फॉर्म अ कॉमन गोल। ठीक है, यानी कि कोई एक कॉमन गोल है उसको अचीव करने के लिए जब कोई ग्रुप बनता है कंट्रीज का, उसे बोलते हैं कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस। डिजास्टर से मतलब अगर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है अपनी कंट्रीज में, ताकि अगर कोई भी डिजास्टर आता है, कोई भी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हमारा पावर है, टेलीकम्युनिकेशन है, ये सब क्या रहे? रेजिलेंट रहे, यानी कि जैसे हैं वैसे के वैसे रहे, उन पे कोई इंपैक्ट ना आए। ठीक है, तो ये एस्टैब्लिश हुआ 2019 में, लॉन्च किया था PM मोदी ने एट UN क्लाइमेट एक्शन समिट इन न्यूयॉर्क। ठीक है, अब इनका एम क्या है? मैंने बताया कि ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना जो रेजिलिएंट हो और डिजास्टर और क्लाइमेट रिस्क से उनको कोई भी इंपैक्ट ना हो। ठीक है, इसी के अंडर एक और इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, लॉन्च एट COP26। ठीक है, तो बस आपको इतना पता होना चाहिए, इतना बेसिक है। एस्टेब्लिश्ड ये हुआ 2015 में, 2019 में। अब नेक्स्ट है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो ग्लोबल बायोफ्यूल, तो आपको पता है बायोफ्यूल क्या होता है? यानी कि ऐसा फ्यूल जो कि किससे बना है? बायोमास से बना है। बायोमास मतलब तभी लिविंग चीज़ें हैं, जैसे हमारे प्लांट्स हो गए,
एनिमल वेस्ट हो गया, उनसे जो बनती है उनसे जो फ्यूल बनता है उन्हें बोलते हैं बायोफ्यूल। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा शुगर केन से हम क्या कर रहे हैं, फ्यूल्स बना रहे हैं, या शुगर केन हो गया या हमारा कॉर्न हो गया, तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, हमारे बायोफ्यूल के। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये क्या है, अलायंस क्या है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस 2023 में एस्टेब्लिश हुआ है, जब हमारे इंडिया में हमने G20 होस्ट किया था न्यू दिल्ली में 2023 में सितंबर में। तो अब इसका मेन एम क्या है कि हम फॉसिल फ्यूल्स पे अपने डिपेंडेंस को कम करें, और जो बायोफ्यूल्स हैं, यानी कि ऐसे फ्यूल्स जो कि रिन्यूएबल भी हैं, जो कि हम बायोमास से बना सकते हैं, रिन्यूएबल भी हैं जो फ्यूल्स, उनके ऊपर हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, नाउ अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें कि इसका यूज क्या हो रहा है, तो इंडिया ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पर का टारगेट रखा है बाय 2025, और आपको पता होगा ये अचीव भी कर चुके हैं। मैं आपको ये न्यूज़ में पढ़ा भी चुकी हूँ कि अब मैंडेटरी है फ्रॉम द 1 अप्रैल 2026 से कि हम जो पेट्रोल यूज़ करेंगे उसमें एथेनॉल ब्लेंड होगा 20%। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग होती क्या है, आपको पता है, इथेनॉल इज बेसिकली कि जो अल्कोहल होती है, फर्मेंटेड अल्कोहल बनाते हैं यूजिंग द स्टार्च और शुगर केन, उनको हम ब्लेंड करते हैं किसके साथ, पेट्रोल के साथ। तो जो निकल के आता है, जो फ्यूल निकल के आता है, पेट्रोल प्लस अल्कोहल बिकम इथेनॉल। ठीक है, तो उसका टारगेट है 2025 को, जो कि हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तीनों अलायंस थे, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस थी जिसको ज्वाइन किया जॉर्डन ने। तो यही हमारी न्यूज़ थी, आई होप क्लियर होगी सेकेंड न्यूज़। मूविंग ऑन टू द थर्ड न्यूज़, दैट इज सेबी ऑपरेशनलाइजेस परवाह टू बूस्ट ट्रांसपेरेंसी। अब ये जो परवाह पोर्टल है, इसका पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। ठीक है, इसके अनाउंसमेंट तो 2026 में ही हो गया था, अब इसको प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर दिया गया, ऑपरेशनलाइज कर दिया है। ठीक है, अब परवाह है क्या, अगर मैं आपको नॉर्मल बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, तो आप जब इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप देखते हैं एक तरीके का ब्लू टिक होता है। ठीक है, जो भी जिस भी पर्सन की प्रोफाइल के आगे ब्लू टिक होता है, इसका मतलब वो क्या है, वेरीफाइड प्रोफाइल है। यही मान के चलते हैं हम कि वो क्या है, वेरीफाइड प्रोफाइल है। वेरीफाइड मतलब कि उसकी फेक प्रोफाइल नहीं है, ही इज अ जेन्युइन, और जितने फॉलोवर्स हैं उतना है, ग्रेट इन्फ्लुएंसर है, इस तरीके से। तो सिमिलरली परवाह पोर्टल क्या करते हैं, जितने भी हमारे फिनफ्लुएंसर्स होते हैं, व्हाट इज फिनफ्लुएंसर्स, इन्फ्लुएंसर इन फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, जो कि आपको स्टॉक मार्केट्स की ये वाला शेयर परचेज कर लीजिए, इसका अच्छा है, ये इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, इस तरीके की जो नॉलेज आपको प्रोवाइड कराते हैं वो होते हैं फिनफ्लुएंसर्स। तो अब इस पोर्टल का क्या काम है कि जो ये फिनफ्लुएंसर्स हैं, अब यूट्यूब पे आप देखेंगे, अगर कभी भी वीडियोस खोल के देखेंगे, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि उनके पास कोई डिग्री है उसके बाद वो आपको नॉलेज दे रहे हैं। दो तरीके के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, एक होते हैं जो प्रॉपर स्टडी करते हैं, प्रॉपर रिसर्च करते हैं अबाउट द कंपनी, उसकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे उसके बाद आपको बताते हैं, और एक होते हैं जस्ट ऐसे ही कह दिया कि आपको ये शेयर ले लेने चाहिए। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि जो भी वो इन्फ्लुएंसर बता रहा है वो एक्चुअल में जो वो बता रहा है प्लस जो वो क्लेम कर रहा है वो सब चीजें करेक्ट हैं। तो आप इसको एक बार पढ़िए, इट इज एन इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड द हिस्टोरिकल रिटर्न क्लेम बाय द इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट एंड स्टॉक ब्रोकर्स ऑफरिंग एल्गोरिथम ट्रेडिंग। ठीक है, जो ट्रेड्स करते हैं स्टॉक मार्केट पे, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर वेरीफाइड डाटा है कि नहीं, उस चीज को चेक करेगा कौन, ये हमारा जो परवाह पोर्टल है। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म याद रखना और क्या मेन एम है उसका ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब सेबी का मैंने आपको पिछले उसमें ही पढ़ाया था लास्ट वाले वीक में कि उनका फाउंडेशन डे था 12 अप्रैल को 1988 में। ठीक है, एंड फिर हमने पढ़ा था कि इसको स्टैचुरी पावर्स मिली हैं इन 1992 और फॉर्म हो गया था 1988 में। 38 फाउंडेशन डे था अभी 2026 में ऑन 12 अप्रैल, नॉट 25, ऑन 12 अप्रैल 2026 जो है। और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज़ को अटेंड भी किया था। देन इसके जो लीडर हैं वो है तुहिन कांत पांडे, और इससे पहले बिफोर सेबी हमारे पास था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, मैंने इस तरीके से आपको याद कराया था 1947 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है, रीजनल ऑफिस न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, कर्नाटका इज रिसेंटली टेकन अ मेजर स्टेप टू सेफगार्ड गिग वर्कर्स। अब इसका क्या मतलब है, गिग वर्कर्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे आप देखते हैं जोमेटो वाले हैं, ठीक है, ये उबर वाले हैं, रैपिडोज हैं, ठीक है, जितने भी व्लॉग्स हैं, जितने भी टेम्परेरी आप देख सकते हैं डिजिटली प्लेटफॉर्म पे जो काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स हो गए, जिनका टेम्परेरी जॉब है, कुछ फिक्स नहीं है, उनकी इनकम फिक्स नहीं है, उनके वर्किंग आवर फिक्स नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ऐसे वर्कर्स को हम क्या बोलते हैं, गिग वर्कर्स बोलते हैं। और आपको पता है ये हमारी इकोनॉमी का एक लार्ज पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं,
ठीक है। तो उनकी सेफ गार्ड के लिए कर्नाटका ने एक बिल लॉन्च किया है, मतलब अपने पार्लियामेंट में, ताकि उनकी जो भी ग्रीवेंसेज है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको सुना जाए। बिकॉज जैसे मैंने कहा एक मेजर पार्ट है वो हमारी इकोनॉमी का, तो उनकी ग्रीवेंसेज को सुनना भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो दिस इज अबाउट द न्यूज़, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट इसमें ये पता होना चाहिए गिग वर्कर्स कौन होते हैं। नेक्स्ट इज रोहित जैन, न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो आपको पता है हमारे आरबीआई में एक तो होते हैं गवर्नर और बाकी 4 क्या होते हैं हमारे डिप्टी गवर्नर, राइट। तो डिप्टी गवर्नर्स जो है उसमें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कई बार। एक है हमारी पूनम गुप्ता, ठीक है। एक थे हमारे टी रविशंकर, जिनको रिप्लेस करके आए हैं आप कौन, रोहित जैन। तो इनको अप्रूव किसने किया है, अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी ऑफ कैबिनेट, ठीक है। 3 इयर्स का इनका टर्म रहेगा। 3 मई से इनका टेन्योर स्टार्ट हो गया है। इससे पहले ये क्या थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे एट द आरबीआई, जहां पे डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन में थे। अब इनको क्या बना दिया गया, आरबीआई का गवर्नर बना दिया गया। तो मैंने बताया एक हो गई पूनम गुप्ता, सेकंड अब हमारे हो गए टी रविशंकर की जगह रोहित जैन। देन वी हैव हमारे, अच्छा आरबीआई के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा, सबको पता है 26 नंबर के। बाकी 2 कौन है मैं आपको दिखा देती हूँ, स्वामीनाथन जानकी रमन और एस चंद्र मुर्मू, दैट एस सी मुर्मू, हमारे 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं। नाउ बोर्ड की बात करें तो मैंने कई बार पढ़ाया आपको 21 मेंबर हैं बोर्ड में। सबसे पहले तो एक गवर्नर हो गए, 4 हमारे डिप्टी गवर्नर्स हो गए, उसके बाद 4 हमारे लोकल बोर्ड से हो गए, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली, ये लोकल बोर्ड है। उसके बाद 10 मेंबर्स जो हैं जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट अलग अलग फील्ड से जो है लोगों को अपॉइंट करते हैं। अब 21 में से कितने बच गए, 4 4 8 और 1 9, 19 हो गए हमारे कंप्लीट। अब बचे 2, जो 2 हैं वो कहाँ से आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आते हैं। टिपिकली द इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी होते हैं, फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है। तो इस तरीके से वी हैव टोटल 21 मेंबर्स इन द बोर्ड ऑफ द आरबीआई, ये भी आपको पता होना चाहिए। आरबीआई के, अच्छा मैंने स्टैटिक फैक्ट्स यहाँ नहीं डाले हैं, कई बार रिपीट करा चुकी हूँ, ठीक है। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे ताकि आपका भी रिकॉल हो। नेक्स्ट न्यूज इज नीति आयोग गेट्स न्यू मेंबर। तो नीति आयोग में 2 फुल टाइम मेंबर्स जो हैं अपॉइंट किए गए हैं, एक है आर बाला सुब्रमण्यम एंड सेकेंड इज डॉक्टर जोराम नैया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेम, वाई सो, क्योंकि ये पहली ऐसी विमेन बनी है जो कि कहाँ से आई हैं, नियाशी कम्युनिटी से आई हैं। अरुणाचल में एक नियाशी कम्युनिटी है, मतलब ट्राइब्स है, आपको पता है, तो उस ट्राइब से बिलोंग करती हैं और एक एकेडमिशियन है जिन्होंने डॉक्टर की डिग्री अचीव की है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम हो जाता है। अगर अब हम नीति आयोग की बात करें तो इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपको पता है एक थिंक टैंक है, अपेक्स बॉडी है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर फोकस करती है। इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके 1 जनवरी 2015 को हमने फॉर्म किया था। नीति की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, राइट। अब आप मुझे बताएंगे कि इसके चेयरमैन कौन होते हैं, हमेशा पीएम होते हैं, आपको पता है। वाइस चेयरमैन कौन है, पहले कौन थे, सुमन बेरी, उनको रिप्लेस करके कौन आया है बताइए। और उसके बाद वी हैव सीईओ, उस वहां पे हमारी आई है निधि चिब्बर, ये अभी इंटरिम बेसिस पर है, फुल टाइम अभी नहीं बनी है, ये निधि चिब्बर जी है। तो वाइस चेयरमैन अभी मैंने आपको लास्ट वीक में पढ़ाया था, कौन है, अशोक, तो अशोक कुमार लहरी जी जो हैं वो है हमारे सुमन बेरी। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने शायद उस वीडियो में आपको गलती से बोल दिया था कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं, तो वो गलत है, वो अशोक लवासा थे, ठीक है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, तो प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा उसको अपनी मेमोरी में कि अशोक कुमार लहरी हैं, ठीक है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया, सुमन बेरी को रिप्लेस किया, लहरी बेरी, ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। और सीईओ हमारी निधि चिब्बर है, ठीक है। बाकी मैंने और फुल टाइम मेंबर्स कौन है वो मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, ब्रिक्स एग्रीकल्चर मीट इंदौर में हुई है। 18th ब्रिक्स समिट इंडिया होस्ट कर रही है, जिसका लोगो भी मैंने आपको 2 बार से हम ये पढ़ ही रहे हैं कि लोगो लॉन्च हुआ था। उसमें कौन से कलर्स के पेटल्स थे आप मुझे बताएंगे, एक नमस्ते हैं प्लस लोटस जो है बना हुआ है, जिसमें हमारे 5 कलर्स हैं। और मैंने आपको याद भी करवाया था कि जो विबग्योर है, विबग्योर पढ़ा होगा आपने बचपन में, विबग्योर, ठीक है। तो वॉयलेट और इंडिगो को हटा के बाकी जितने भी कलर्स हैं वो सारे हमारे इसके अंदर है, उसमें है, दैट इज ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। यूज ऑफ ब्रिक्स एग्रीकल्चर मीटिंग का हुई है इंदौर में, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस आपको बताना चाहिए ब्रिक्स क्या है, फुल फॉर्म क्या है। साउथ अफ्रीका 2010 में ज्वाइन किया, उसके बाद 5 और मेंबर्स हैं, ये सब आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। आज फिर मैं इसके स्टैटिक फैक्ट्स रिवाइज नहीं करा रही, आप खुद से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप कहाँ पे हुई है, त्रिवंतपुरम केरला में। अब क्योंकि हम ब्रिक्स होस्ट कर रहे हैं तो डिफरेंट जो मीटिंग्स होंगी उसके बारे में पूछा जाएगा। अब ये किस लिए है,
फॉर वर्क एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है जितनी भी थीम, मतलब बेसिक थीम क्या, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। और ब्रिक्स के शेरपा, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स के शेरपा कौन है, शुभांकर दलेला, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं लिखा हुआ है अपने नोट्स में इसको ऐड ऑन कर लीजिएगा, शुभांकर दलेला, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, इंडिया रिमेन द वर्ल्ड टॉप रेमिटेंस रिसीप्ट इन 2024, कि सबसे ज्यादा, ये रिपोर्ट रिलीज हुई है 2026 में बाय द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026, लेकिन डाटा कब का लिया है, 2024 का। ये चीजें भी याद रखा कीजिए क्योंकि पूछा जाती है, फिर कंफ्यूजन होती है। रिलीज किसने किया, यूएन माइग्रेटरी एजेंसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। रेमिटेंसेस क्या होते हैं, कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है ए, इसकी जॉब लग गई इन से यूएई, ठीक है, तो यूएई जाकर वो अपनी फैमिली को जो भी पैसा भेजेगी उसको हम बोलते हैं रेमिटेंसेस, ठीक है। अब इस रैंकिंग में सबसे ज्यादा जो आया है रेमिटेंसेस किसके पास आई है, इंडिया के पास, देन मेक्सिको एंड फिलीपींस, ये टॉप रिसीविंग कंट्रीज है, ठीक है। और मोस्टली हम रेमिटेंसेस के मामले पे टॉप पर ही रहते हैं, और सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस जो जा रहा है, यानी सबसे ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि इंडियंस जो हैं सबसे ज्यादा, फॉरनर्स नॉट इंडियंस, फॉरनर सबसे ज्यादा कहाँ पर है, यूएसए में है, सऊदी में है, देन स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी। तो यूएसए एंड सऊदी याद रखना, और इसमें इंडिया, मेक्सिको एंड फिलीपींस। ये हमारा ईयर वाइज बताया गया कैसे कैसे हमारे पास जो रेमिटेंसेस आ रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट फॉर योर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स, 2010 में 53.5 था, बढ़कर अब वो हो गया 137 बिलियन डॉलर्स, विच इज अ ह्यूज जंप ओवर अ पीरियड ऑफ से 14 ईयर्स, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव द मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। तो आपको पता है ये वैसे लॉन्च हुआ था हमारा ड्यूरिंग द, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग द बजट, ठीक है। इसका टोटल आउटले है 569.22 करोड़, पूछा जाता है आउटले पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, प्लीज करेक्ट दिस अमाउंट, इट इज 5659.22 करोड़, ठीक है। एंड इट वाज लॉन्च, जैसे मैंने आपको बताया बजट में लॉन्च हुआ है, तो 2025-26 का जो बजट था उस टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, जो भी कॉटन में है उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। ये जो है स्कीम, इट वाज फ्रॉम 2026-27 टू 2030-31, ठीक है, 5 ईयर के लिए ये स्टार्ट की गई थी। इसका फोकस किस पे, फार्म पे, फाइबर पे, फैक्ट्री पर, फैशन पर एंड फॉर्म, मतलब 5F पर ये जो है बेस्ड है। तो ये पता होना चाहिए, इसका मतलब मेन क्या है कि फार्म से जाए फाइबर, फिर फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन, यानी कि बनकर फिर वो फॉरेन तक पहुंचे हमारी चीजें। इसमें 14 स्टेट्स ऑफ 140 डिस्ट्रिक्ट्स कवर हैं, 32 लाख फार्मर्स को प्रॉफिट होगा, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस ये पता होना चाहिए कब लॉन्च हुआ। और इसका नाम जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नेम क्या है, मिशन क्रांति, कपास क्रांति, ठीक है। कपास मतलब कॉटन और क्रांति मतलब रेवोल्यूशन लाना, ठीक है, कपास क्रांति। और आपको पता होगा हमारी एक इंडिया का ओन कॉटन ब्रांड भी लॉन्च है जिसका नाम है कस्तूरी, ये भी पता होना चाहिए आपको, कस्तूरी ब्रांड है जो कि इंडिया ने लाइक इंडिजीनियस ब्रांड जिसको हम कहते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। NARCL है, NARCL क्या होता है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, रिकवर्स 4364 करोड़ इन फिस्कल ईयर 2025-26। बेसिकली क्या है NARCL, क्या है, इट्स लाइक, इट्स अ बैड बैंक, बैड बैंक जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा है, इट्स नॉट बैड, रादर इसका काम क्या है कि आपको पता है ये बैंक है, मान लीजिए कोई भी बैंक है, मान लेते हैं SBI है, SBI ने एक पर्सन है, मान लेते हैं विजय माल्या है, ठीक है, उसको लोन दिया, ये कोई भी छोड़िए, आप ए पर्सन ले लीजिए, ए पर्सन को लोन दिया, ठीक है। अब ये लोन जो होती है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, ये किसी भी बैंक के लिए उसका एसेट है, राइट, वाई एसेट है, क्योंकि लोन जो है अगर गवर्नमेंट बैंक्स जो हैं किसी पर्सन को लोन देंगे तो बदले में उसको लोन का अमाउंट तो देगा प्लस प्रिंसिपल तो देगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट देगा, राइट। तो एक काइंड ऑफ इनकम है, तो जब तक ये इनकम परफॉर्म कर रही है, यानी जब तक ये एसेट परफॉर्म कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं परफॉर्मिंग एसेट। जब ये पर्सन आइदर तो प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट देना बंद कर दे तो हम इसको बोलते हैं NPA, क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, यानी कि ऐसा एसेट यानी ऐसा लोन जिसने परफॉर्म करना बंद कर दिया। और ये इसका हम टाइम पीरियड लेते हैं 90 डेज के बाद, कि 90 डेज के बाद हम चेक करते हैं कि इस पर्सन ने लोन देना बंद कर दिया, तो उसको बार बार बोलते हैं कि आप पे करिए एंड देन फिर
डिफरेंट स्टेप्स के बाद डाउटफुल बनता है। सबसे पहले स्टैंडर्ड एसेट होता है, देन सब स्टैंडर्ड होता है, देन डाउटफुल होता है, एंड देन फिर वो लॉस एसेट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, 4 स्टेजेस में चलता है। आपको थोड़ा सा ब्रीफ में ही बता रही हूँ कि सबसे पहले क्या होता है, कोई एसेट स्टैंडर्ड होता है जब तक वो परफॉर्म कर रहा होता है। फिर उसका अगर 30 डेज कंप्लीट हो गए तो 90 डेज कंप्लीट हो गए, उसके बाद वो क्या हो जाता है, सब स्टैंडर्ड हो जाता है। ठीक है, सब स्टैंडर्ड के बाद फिर वो क्या हो जाता है, डाउटफुल हो जाता है। डाउटफुल एसेट मतलब कि अब डाउट है, पता नहीं वो रिटर्न करेगा भी कि नहीं पैसे, एंड देन उसके बाद वो हो जाता है लॉस एसेट। ठीक है, ये 1 ईयर के गैप के बाद होता है, 90 डेज के 1 ईयर बाद हम देखते हैं। और फिर प्रॉपर ऑडिट के बाद जब हमें लगता है कि ये पर्सन जो है लोन वापस नहीं करने वाला, तो हम क्या करते हैं, उसका जो भी कोलेट्रल रखा होता है उसने, उसको सेल करके जो भी अमाउंट मिलता है वो हम जो है रिकवर करता है बैंक। ठीक है, तो जब बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको रिकवरी करनी होती है। ठीक है, तो पहले तो बैंक इसी काम में लगा रहता है, पहले उसने लोन दिया है, फिर वो चेक करेगा कि सबने अपनी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये ना बहुत टीडियस टास्क हो जाता था कि गवर्नमेंट बैंक्स जो है या कोई भी बैंक जो है वो अपने पर्सनल जो रोज के काम है उस पर फोकस करे या फिर इन चीजों पर फोकस करे। तो इन्होंने क्या किया, अब जैसे मान लीजिए ये पर्सन ए जो है, इसका एनपीए जो है या जो भी उसको लोन दिया हुआ है वो लॉस एसेट हो गया, तो अब क्या करेंगे, तो अब उससे वसूली करेंगे। बेसिकली वसूली इन द सेंस ऑफ उससे मांगेंगे क्या पैसा दो, और अब वो नहीं दे रहा तो उसके जितने भी एसेट्स थे उसको बेचकर वो क्या करेंगे, पैसे रिकवर करेंगे। तो इस काम को करने के लिए हमने क्या कर दिया, हमने एक सेपरेट इंस्टीट्यूट रख लिया। जैसे मान लीजिए बैंक्स ने क्या बना दिया, एक सेपरेट इंस्टीट्यूट बना दिया जिसका नाम रख दिया बैड बैंक। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम क्या है, NARCL, दैट इज नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो इस तरीके से उसका नाम रख दिया। और अब इसका काम क्या है, रिकवरी करना, जितना हो सके लोन को रिकवर करता है, और फिर ना होने के बाद फिर क्या करते हैं, मतलब एसेट से जितनी रिकवरी हो सके वो करने का काम किसका है, NARCL का है। अब NARCL की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, बैड बैंक पता होना चाहिए, प्लस ये स्टैब्लिश हुआ इन 2021। ठीक है, ऑल्दो इट्स अ वेरी ह्यूज लेंदी टॉपिक, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए ताकि कभी आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसको टिक मार्क कर सकें। ठीक है, अमाउंट इज नॉट इंपॉर्टेंट कितना रिकवर की। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट नोटिफाइज 100% FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर अंडर ऑटोमेटिक रूट रूल्स। FDI जो है इंश्योरेंस सेक्टर में 100% कर दिया है कि आप ऑटोमेटिक रूट से, 2 रूट्स होते हैं, गवर्नमेंट रूट होता है, एक ऑटोमेटिक रूट होता है। गवर्नमेंट रूट मतलब गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर आप FDI अलाउ कर सकते हैं। ऑटोमेटिक मतलब विदाउट एनी परमिशन आपको जो है वो FDI अलाउड होता है इन द, तो इंश्योरेंस सेक्टर में 100% कर दिया है। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक है, पूछ लेते हैं कि लिमिट क्या है। पब्लिक सेक्टर बैंक में 20%, प्राइवेट में ऑटोमेटिक रूट से 49, गवर्नमेंट रूट से 74%। अब वही बता रहे हैं कि आफ्टर द पैसेज ऑफ सबका बीमा सबका रक्षा बिल जो है उसमें FDI जो है इंक्रीज कर दिया फ्रॉम 74% टू 100% इन द ऑटोमेटिक रूट। बट जो LIC कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें जो रहेगा FDI की लिमिट वो 20% ही रहेगी। बट जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर्स, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वहां पर 100% कर दिया। अब हमारा जो आपको पता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो कि RN मल्होत्रा कमेटी के कहने पे बना था इन 1999। ठीक है, अब इनका एम क्या है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, कि जब हम एक डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे, विकसित भारत बन जाएंगे, तब तक हम चाहते हैं कि इंश्योरेंस सबके पास हो। ठीक है, ऐसा भी बोला गया है कि ऐसी कंपनी जिसमें 100% FDI आ रहा है, उसमें उस इंश्योरेंस कंपनी में एक चेयरपर्सन जरूर MD या CEO ऐसा होना चाहिए जो रेजिडेंट हो इंडिया का। ठीक है, ओके, इसके बाद मैंने लिखा हुआ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो कि मैं उसकी स्लाइड मुझसे मिस हो गई है, तो आई ऐड इट इन द नेक्स्ट वीक वीडियो। ओके, तो ये मैं आपको करा दूंगी। बाकी अभी के लिए 151 रैंक आई है हमारी आउट ऑफ 180 कंट्रीज। नेक्स्ट इज ऑल्सो न्यूज फ्रॉम रिलेटेड टू FDI नॉर्म्स। इंडिया रिलैक्सेस FDI नॉर्म्स फॉर लैंड बॉर्डर कंट्रीज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अमेंडेड FDI रूल्स। तो गवर्नमेंट ने ना, जब आपको पता है 2020 में हमारा इशू हुआ था चाइना के साथ, ठीक है, टेंशन हो गए थे बॉर्डर पर, मैंने शायद ये आपको पहले भी किसी वीडियो में डिस्कस किया था। क्या इश्यूज हो गए थे कि टेंशन हो गई थी, उन्होंने अटैक कर दिया था हमारे सोल्जर्स पर लद्दाख वाले एरिया में। तो उसके बाद से हमने क्या कर दिया था, जो भी हम मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, लाइक हैंड इन हैंड करते हैं चाइना के साथ, तो वो सब हमने बंद कर दिया था, हमने ट्रेड करना बंद कर दिया था चाइना के साथ। बट अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, FDI नॉर्म्स जो है वो रिलैक्स कर दिए हैं। कैसे रिलैक्स कर दिए हैं उन्होंने,
जो है बेसिकली क्या कहा है, पहले क्या किया हुआ था कि जितनी भी हमारी लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, जैसे चाइना हो गया, ठीक है, जिनके साथ भी हमारा लैंड वाला बॉर्डर लगता है, तो अगर वो एफडीआई लाते हैं उन कंपनीज में, चाहे वो 1% तक भी है, तो आपको क्या करना पड़ता था, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था। ये कब किया था, 2020 में किया था, आफ्टर दैट इशू जो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि ठीक है, अगर आप एफडीआई लाते हैं, कोई भी नेबरिंग कंट्रीज जो है हमारी, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, इस तरीके से जितनी भी हमारी लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज है, अगर वो लाते हैं एफडीआई करते हैं हमारी इंडिया में, और उनका शेयर 10% से कम है, तो आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, आपको किसी भी गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और अगर 10% से ज्यादा है तो आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की जरूरत है। पहले ये परसेंटेज कितना था, 1% था ड्यूरिंग द 2020। बस यही न्यूज है, सिंपल। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट न्यूज जो हमारी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रह गया, वो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में करवा दूंगी। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड ये जो भी मैंने आपको करवाया है, पूरा आपका जो वीकली न्यूज़ करवाती हूँ, उसकी जो पीडीएफ है मैं वो डाल देती हूँ किस पे, टेलीग्राम चैनल पे, इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। वहाँ जाकर आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। बाकी जो भी अपडेट्स होती हैं अबाउट द क्लासेस या कुछ न्यू नोटिफिकेशंस आती हैं, तो वो भी मैं वो सब वहाँ पर डाल देती हूँ, ताकि आप अप टू डेट रहें रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। टिल देन, थैंक यू एंड बाय।